गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न थ्रो लॉजिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके जो पहले टॉपिक हैं मैं इससे पहले वाली क्लास में करवा चुकी हूँ। अगर आपको वो वाले टॉपिक समझने हैं तो आपको मेरी पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने केमिकल्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट होते हैं हमारे, और उसके बाद किस में चेंज होते हैं, वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है, इतना हमने स्टडी किया था। अब हमने क्या पढ़ा था कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज होते हैं तो कौन सा लॉ ओबे करते हैं, कैसे ये रिएक्ट करते हैं आपस में, कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे इनकी बॉन्ड की स्प्लिटिंग होती है। तो क्या था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कितने लॉज थे, 5 टाइप्स के लॉज थे, जिसमें जो फर्स्ट 4 लॉ थे वो किसके बारे में डील करते थे, हम मास रिलेशनशिप, मतलब मान लो क्या था, जो केमिकल्स में रिएक्टेंट थे उनका मास है, उनके बेस पे ये फॉलो करते थे, हम उनके उनके बेस्ड थे ये हमारे। बट जो फिफ्थ लॉ था वो किसको डील करता था, वॉल्यूम करता था, किसी भी रिएक्टेंट गैसेस हैं। जो फिफ्थ लॉ हम वो गैसेस का पढ़ते थे, और जो फर्स्ट 4 लॉ थे वो मास के ऊपर बेस्ड थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता था फर्स्ट लॉ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? इस मास में क्या था कि जो हमारा मास है किसी भी रिएक्टेंट का, किसी भी रिएक्शन में, केमिकल्स का, रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, वो कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब क्या होता है, फिक्स रहता है। वो चेंज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में होता है, लेकिन उसको हम क्रिएट और फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, खुद से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नहीं। उसको हम क्या कर रहे थे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस वो मास हमारा कन्वर्ट हो रहा था। तो क्या लिखेंगे इस्लाम में, ए मैटर नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉय, मतलब कोई भी मैटर है उसको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये लॉ किस पे एप्लीकेबल था, ये प्रोसेस थी ओनली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जहाँ पे हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो और एंडोथर्मिक हो, वहाँ पे कौन सा लॉ ओबे करता था, वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होता था। इसमें क्या होता है इस्लाम में, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट कितनी है, 100 ग्राम। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, हीट करने के बाद ये किस में स्प्लिट हुआ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद किस में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, उसका 100 ग्राम था, हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हमें। कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट यहाँ पे कितना था, मास कितना था, 5.6 ग्राम है, और CO2 का जो अमाउंट थी वो कितनी है, 4.4 ग्राम है। जब हम इसको टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 10 ग्राम। हमने रिएक्टेंट कितना लिया था, 10 ग्राम, हम प्रोडक्ट कितना मिला है, 10 ग्राम। तो इससे क्या हो गया कि ये किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। उसके बाद था सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। मतलब क्या था, जो भी रिएक्शन होगी उसमें जितने भी हमारे रिएक्टेंट होंगे उनकी कंपोजिशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। मतलब कोई भी रिएक्शन करने में हम किसी भी कंपाउंड को यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्या था हमारा H2O होगा तो उसमें कांस्टेंट कंपोजिशन होगी, मतलब H हमारे 2 लिए जाएंगे और O हमारा 1, तो इनकी कंपोजिशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इफ ए कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड, कोई भी कंपाउंड अगर हम अलग अलग मेथड से भी बना रहे हैं, देन वेट रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, तो उसका वेट रेशियो क्या होगा, चाहे हम कैसे भी बना रहे हो किसी भी केस में, तो वो क्या होगा, सेम होगा। और जो हमारा कांस्टेंट कंपोजिशन था वो ला किस कब अप्लीकेबल होगा, ओनली अप्लीकेबल ऑन सिंगल टाइप ऑफ, अगर वहाँ पे आइसोटोप क्या हो, सिंगल आइसोटोप हो, तो उसमें ये क्या होगा, ओबे होगा। किसी के ज़्यादा आइसोटोप होंगे वहाँ पे कांस्टेंट कंपोजिशन फिक्स नहीं होगी। क्योंकि कांस्टेंट कंपोजिशन फिक्स क्यों नहीं होगी, क्योंकि आइसोटोप में क्या होता है, उसका मास नंबर अलग अलग हो जाएगा, मास नंबर अलग होगा तो उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं आएगी। इसलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिनका आइसोटोप सिंगल आइसोटोप होंगे उन्हीं में ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हम इसको करेंगे जब हमारा ओबे करेगा। तो एग्जांपल क्या था, C+O2 CO2, C कितना है 5 वेट और ऑक्सीजन का कितना है 8, तो इसका क्या होगा, कांस्टेंट कंपोजिशन होगा, इसकी कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स होगी। और ये ओबे किसको करेगा, सिर्फ सिंगल आइसोटोप पे ये ओबे करेगा। अब हमारा थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब क्या था, मान लो वही हम कोई भी
अमाउंट ले रहे हैं, हमारी कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने NO लिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हम अलग अलग रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इनकी क्या होगी, प्रोपोर्शन डिफरेंट आएगी हर एक बार जब हम इसको ऐड करेंगे। तो मान लो नॉर्मल हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम सीमेंट वगैरह डालते हैं, अलग अलग चीज़ें ऐड करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं ना, तो जितनी अमाउंट हमें चाहिए होगी उसी हिसाब से, उसी क्वांटिटी से अलग अलग प्रोपोर्शन में डालते हैं, उसकी मल्टीपल प्रोपोर्शन होती है। ये नहीं होती कि भाई हमें कितनी भी चीज़, मान लो हमें सब्जी बनानी है, नॉर्मल एग्जांपल लेके देखो, सब्जी बनाते हैं या फिर रोटी बनाते हैं, तो ये होता है ना कि आटा हमें इतना लेगा तो उसके अंदर इतना ही पानी आएगा, ये होता है ना इतने आटे में। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आटा ज़्यादा लोगे तो भी कम ही पानी पड़ेगा, नहीं, वो उसकी अलग अलग प्रोपोर्शन होती है, मतलब इतनी प्रोपोर्शन इसकी होगी तो इसकी इसके साथ ऐड होने में इतनी प्रोपोर्शन लगेगी। वो क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है इसके अंदर, इफ टू एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, मान लो दो एलिमेंट हैं, जब हम उन्हें डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं बट दे बियर ए सिंपल रेशो विद ईच अदर, उसके साथ वो एक सिंपल रेशो करते हैं। मान लो जब हम जैसे सब्जी बनाते हैं, ज़्यादा सब्जी होगी तो उसके अंदर नमक हम उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे, तो प्रोपोर्शन उनकी हमें पता होती है कि इसके अंदर इतनी चीज़ अमाउंट इसके साथ ऐड होगी, ठीक है। उनकी प्रोपोर्शन एक सिंपल प्रोपोर्शन होती है, और जैसे अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं हम तो उनकी प्रोपोर्शन हमें पता होती है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल लेके देखो, क्या था एग्जाम्पल, मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद मास ऑफ नाइट्रोजन। जब ऑक्सीजन हमारी नाइट्रोजन के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो ऑक्साइड क्या है, अलग अलग रिएक्टेंट के साथ अलग अलग ऑक्साइड हमारे बनते हैं, जैसे N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। जब हम रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेंगे किसी भी, तो ये जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है अलग अलग प्रोपोर्शन में बने हैं। रिएक्टेंट के हिसाब से हमारे ऑक्साइड की प्रोपोर्शन अलग अलग होती है। कंपाउंड क्या थे, हमने दो रिएक्टेंट लिए, वही थे दो कंपाउंड में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन जो ऑक्साइड बने हैं वो रिएक्टेंट के हिसाब से इनकी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये इनकी फॉर्मेशन हुई है, मल्टीपल प्रोपोर्शन होती है, अलग अलग प्रोपोर्शन में इनकी बनेगी। जैसे N2O की कितनी है, 7:4, NO कितने में बनेगा, 7:8, N2O3 7:12, N2O4 7:16, N2O5 7:20। तो इनकी प्रोपोर्शन क्या बनी, अलग अलग प्रोपोर्शन बनी। कंपाउंड क्या एलिमेंट क्या थे, दो थे, वही थे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन जब हम रिएक्टेंट के साथ इन्हें रिएक्ट करवाते हैं और ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो रिएक्टेंट के हिसाब से अलग अलग प्रोपोर्शन में ये बनते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सिंपल मल्टीपल रेशियो। अब नेक्स्ट है फोर्थ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल मतलब अगर हम उल्टा कर देते हैं, यही था ना, जैसे P/Q की फॉर्म में नॉर्मल लिखते हैं, रेसिप्रोकल कर दो मतलब Q/P, उल्टा कर दो उसको। तो इस लॉ के अंदर क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, दो जब अलग अलग एलिमेंट कंबाइन विद ए थर्ड एलिमेंट, किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं सेपरेटली अलग अलग, देन द रेशो विल बी सेम और सेम सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशो इन विच, जिसमें वो कंबाइन कर रहे हैं उनका रेशियो क्या होगा, हमेशा सेम होगा जिसमें वो कंबाइन करते हैं। देखो क्या है, जब हम H और S को कंबाइन करते हैं किसकी फॉर्मेशन होती है, H2S गैस की फॉर्मेशन होती है। S और O को कंबाइन करते हैं किसकी फॉर्मेशन होती है, SO2 की फॉर्मेशन होती है। जब S, H और O की कंबाइन करते हैं तो H2O की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इसके अंदर जब हम फॉर्मेशन करें तो रेशियो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। जैसे SO और ये लिया था हमने, तो इनका जो रेशियो था हमेशा H2, SO2, H2O, H2S, इनकी प्रोपोर्शन क्या थी, हमेशा सेम रही थी। सेम रेशियो में ये क्या थे, कंबाइन थे। मतलब सेम रेशियो का मतलब है 1:2, मतलब दो जो एलिमेंट है दो के साथ एक एलिमेंट ऐड हुआ। इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हाइड्रोजन के एटम कितने, 2 एटम, मतलब 2 एटम के साथ एक वाला एटम साथ में कंबाइन करेगा, इसको बोलते हैं हम सेम रेशियो। H2S था कि किस रेशियो में होगा, 2:32, H2O था 2:16, SO2 था 32:32। तो ये क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मतलब जब भी कोई दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे किसी थर्ड के साथ सेपरेटली, अलग अलग कंबाइन करते हैं विद ए थर्ड एलिमेंट सेपरेटली, देन द रेशियो विल बी सेम। तो रेशियो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा और सेम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो क्या होगा, एक
सिंपल मल्टीपल होगा। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो हमने पहले जो 4 लॉ स्टडी किए थे वो मास के ऊपर बेस्ड थे। जो हमारा 5th लॉ था एवोगैड्रो लॉ या फिर गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये किस पे था, वॉल्यूम पे बेस्ड था, मतलब गैसियस था वो। मास का जो पहले 4 लॉ थे वो मास के ऊपर डिपेंड करते थे। जो 4th लॉ उसमें किसके बारे में स्टडी करते थे हम, वॉल्यूम के बारे में, गैसेस की वॉल्यूम के बारे में था ये लॉ। क्या था इस लॉ में, व्हेन एवर गैसेज रिएक्ट टुगेदर, जब कोई भी दो गैस आपस में रिएक्ट करती हैं, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिव गैसेस, जो भी आपस में दो गैस रिएक्ट करती हैं, एंड द प्रोडक्ट बियर ए सिंपल होल नंबर, और जो उनकी प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एक होल नंबर बनता है, और उसके अंदर होल नंबर का एक रेशो बनता है। और ये जो हमारी रिएक्शन होती हैं, ये ला किसकी कंडीशन क्या होती है इस ला की, अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेस हैं तो किसको हम यूज करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर लगाएंगे। लेकिन क्या होता है, टेम्परेचर अंडर कंट्रोल होता है, मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर ही हम ये ला ओबे करता है। ऐसे नहीं कि ज़्यादा प्रेशर या फिर कम प्रेशर और टेम्परेचर, नॉर्मल अंडर कंट्रोल हमारा जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर ये ला ओबे करता है। एग्जाम्पल क्या, जैसे H2 गैस ली हमने, क्लोराइड गैस ली, H2 गैस की 1 वॉल्यूम ली, क्लोराइड गैस की 1 वॉल्यूम ली, तो क्या बन गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, और इसकी वॉल्यूम 2 है। तो जब भी कोई भी दो रिएक्टेंट की गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है, तो उनकी जो वॉल्यूम हम लेते हैं वो वॉल्यूम क्या होगी, एक होल नंबर होगी, सिंपल होल नंबर बनेगी इनकी वॉल्यूम। इन दोनों की कंबाइन रिएक्टेंट की और जो प्रोडक्ट बनेगा उनकी जो वॉल्यूम है वो हमारी सेम होगी, और किस में मिलेगी, हमें एक होल नंबर में मिलेगी। ये क्या था हमारा, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम। नेक्स्ट इसमें है एवोगैड्रो लॉ था, ये हाइपोथेसिस का मतलब है, इसमें एक कंडीशन रखी गई थी, इसको एवोगैड्रो लॉ भी बोलेंगे। इसमें क्या कंडीशन थी, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम गैस विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मतलब क्या थी कंडीशन, क्या थी, इसको हम अंडर सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये थे क्या थे हमारे 5 लॉज थे। फर्स्ट कौन सा था, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट क्या था हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये चारों की किसके ऊपर थे, बेस्ड मास के ऊपर थे। और फिफ्थ था हमारा जो एवोगैड्रो लॉ था, गैस-लुसाक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम, वो किसके ऊपर था, गैसियस के ऊपर था। तो ये थे हमारे लॉ ऑफ केमिकल ऑफ कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट है हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या थी ये थ्योरी, डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने क्या था 1808 में 1808 में डाल्टन ने क्या थी, एक थ्योरी दी थी एटम के ऊपर, कि जो हमारा एटम है वो कैसे पार्ट करता है रिएक्शंस में, एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसकी शेप साइज के बारे में एटम ने, डाल्टन ने हमें एक बताया था। तो क्या था, डाल्टन ने कब बताया था, 1808 1808 में डाल्टन पब्लिश्ड ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। केमिकल फिलोसफी का एक नया सिस्टम बताया था उसने। उसको क्या प्रपोज किया था, उसने क्या क्या बताया था इसमें, ये क्या था, ये क्वेश्चन भी आ जाता है हमारा कि राइट द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो क्या पोस्टुलेट्स दिए थे, क्या क्या बताया था डाल्टन ने, वो देखिए। फर्स्ट क्या बताया था, फर्स्ट बताया था डाल्टन ने कि जो हमारा एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है। इंडिविजुअल का मतलब है उसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटा पार्टिकल है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था डाल्टन का, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इंडिविजुअल इज नोन एज एटॉमिक। सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम और इंडिविजुअल और तोड़ नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। सेकंड क्या बताया था, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप। मान लो कोई भी एटम है, उसके अगर हम एक ही एटम के अलग अलग पार्टिकल्स लेंगे तो उनका जो शेप साइज होगा और उनके बिहेवियर होगा, कैसे वो बिहेव करेंगे, वो सबका सेम होगा। चाहे हम एक ही एटम के कितने भी पार्टिकल्स लें तो उनकी शेप साइज और प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उनकी सेम होंगी। थर्ड क्या बताया था, अगर हम अलग अलग किसी भी अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग पार्टिकल्स लेंगे, कोई भी
केमिकल लिया हमने, अलग अलग केमिकल ले लिए, उनके सबके पार्टिकल्स लिए अलग अलग, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, सबकी अलग अलग होंगी, सबकी शेप भी अलग होगी। जैसे आप हो, एक क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे अलग अलग हैं, है तो 10th क्लास ही, बोल लेंगे अगर 10th क्लास को लिया जाए, सिलेबस क्या है, सबका सेम है, 10th क्लास लिया हमने सेम है, लेकिन 10th क्लास में अगर हम बच्चे लें, सबकी शेप साइज अलग अलग है, सबका बिहेवियर भी अलग है। ऐसे ही अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को लेते हैं तो सबकी क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, उनकी शेप और साइज क्या होती है, अलग अलग होती है। थर्ड पोस्टुलेट क्या बताया था डाल्टन ने कि एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसमें, केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेती है। केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्टेंट में हम हमारे जो कंपाउंड लेते हैं वो किससे मिलके बने हैं, छोटे छोटे हमारे एटम से मिलके बने होते हैं। तो क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेती है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था, एटम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जब कोई भी एटम है 2 और ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं इन ए सिंपल होल नंबर में, द रेशियो टू फॉर्म ए मोलिक्यूल। क्या था, अलग अलग जो एटम है, किसी भी 2 एलिमेंट के एटम है, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक मोलिक्यूल बनाते हैं। जैसे H2O है, हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मोलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एक मोलिक्यूल बनता है अलग अलग 2 एलिमेंट्स से। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि जो एटम है हमारा वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ये पहले से ही प्रेजेंट होता है, इससे ही हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो ये क्या थे, डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट लिए थे, ठीक है। उसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ें बता तो दी थी, लेकिन क्या कुछ लिमिटेशन भी आगे आई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि जो उसने एक्सप्लेन नहीं किया था वो देखते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, इसने ये तो बता दिया कि भाई जो लॉ है, मास है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, कि जो हमारा मास है वो कंजर्व रहता है, फिक्स रहता है, बस उसने क्या नहीं बताया था, बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्या था, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके लिए होता है, सिर्फ मास के लिए ओबे करता है, लेकिन उसने गैसियस वॉल्यूम वाले मास के बारे में कुछ नहीं बताया था, गैसियस जो वॉल्यूम होती है हमारी, उस लॉ के बारे में ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो ये क्या था इसका फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। इसने बोला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, तो इसने ये नहीं बता पाया था कि अलग अलग जो एलिमेंट है हमारे, उनके पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, है तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो पार्टिकल्स तो सेम होने चाहिए, तो अलग अलग क्यों होते हैं, वो एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया था। ये क्या था इसका सेकंड पोस्टुलेट। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, कि जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं और कंबाइन कैसे करते हैं एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया था। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था इसका, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स दैट बाइंड टुगेदर एटम्स। एटम्स को क्या करती है, जो एटम है हमारे साथ में बाइंड होते हैं ना, जैसे H2 है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कुछ, तभी ये मॉलिक्यूल को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी एक साथ ये बाइंड हो सकते हैं, कुछ फोर्स तो एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे होंगे तभी ये बाइंड हो रहे हैं। तो उस एक्सप्लेन नेचर को बता नहीं पाया था कि जो ये आपस में मॉलिक्यूल को बांधे रखते हैं, एक मॉलिक्यूल को, एक एलिमेंट, 2 अलग अलग एलिमेंट जब एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो बंधे हुए होते हैं, तो कौन सा फोर्स होता है उनके अंदर कि वो टुगेदर हो, कौन सा फोर्स उन्हें बाइंड करके रखता है, उस जो फोर्स है उसके नेचर के बारे में ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था डाल्टन। लास्ट पोस्टुलेट क्या है, दिस थ्योरी गेव नो एक्सप्लेनेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ ए कंपाउंड। इसके अंदर इसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, द पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो पार्टिकल है और कंपाउंड के पार्टिकल है उनके बारे में इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, कि एलिमेंट के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दी थी। ओके, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि वैलेंसी हमारी होती क्या है। हम करते हैं ना कि वैलेंसी, वैलेंस बॉन्ड में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड एटम प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। कोई भी शेल है, जैसे हमने क्या ले लिया, हमारा नाइट्रोजन ले लिया हमने, नाइट्रोजन की क्या है कॉन्फ़िगरेशन करो, कितना होता है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, कॉन्फ़िगरेशन करो 2 और 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो वैलेंसी क्या हुई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड एटम, जितने भी अनपेयर्ड एटम प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट शेल में, उसको क्या बोलते हैं, उस एटम, उस एलिमेंट की
वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब डाल्टन के जो लिमिटेशन थी उसको स्टडी किया एटॉमिक थ्योरी ने। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, उसकी लिमिटेशन के ऊपर उसने स्टडी किया और उसके बारे में बताया कि हम जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको कैसे कंबाइन करते हैं। आगे वो इसने ओवरकम कर ली थी, उनकी लिमिटेशन को ख़त्म करके नई थ्योरी आई थी एटॉमिक थ्योरी, उसको क्या बोला गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो क्या थी वो थ्योरी, वो पढ़ेंगे। क्या थी, इट स्टेट्स दैट द एटम इज ए डिविजिबल पार्टिकल। क्या बोला था, डाल्टन ने हमें बता दिया कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद क्या आई, एटॉमिक थ्योरी आई, मॉडर्न साइंटिस्ट ने उसके बाद स्टडी किया तो उन्होंने क्या बताया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, हम उसको और भी डिविजिबल कर सकते हैं। तो उसकी जो डाल्टन वाली एटॉमिक थी उसने गलत प्रूव कर दिया एटॉमिक थ्योरी ने। उसने तो बोल दिया कि जो हमारा एटम है उसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड उसने क्या बताया, इट एक्सप्लेन एटम कैन बी मेड और डिस्ट्रॉय। उन्हें क्या बता दिया कि उसने क्या बताया था डाल्टन ने कि एटम को है उसने कंजर्व बता दिया कि एटम को हम डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। लेकिन एटॉमिक थ्योरी ने स्टडी करके बता दिया कि भी एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उनको बना भी सकते हैं। एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन लिया, साथ में क्या कोई भी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स लिया, तो जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन, साथ में आइसोटोप बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन का। थर्ड, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बताया था, जो एटम है किससे मिलके बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के, उससे मिलके बना है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसने एटम को 3 में डिफाइन कर दिया, भाई जो हमारा एटम है उसको हम तोड़ भी सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, नया भी बना सकते हैं। तो क्या था, एक डिविजिबल पार्टिकल बोल दिया एटॉमिक थ्योरी ने कि जो हमारा एटम है उसको हम 3 में डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, उसके बाद इसने इट एक्सप्लेन दैट फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसने मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के बारे में बताया कि भी इसके मॉलिक्यूल है वो कैसे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, इज नॉट ए सिंपल रेशियो में नहीं होती है। इसने एक्सप्लेन कर दिया था, हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई थी। एग्जाम्पल क्या था, C12H12O11, सॉरी H22O11, ये क्या था, स्क्रोज है। तो ये क्या था, एक सिंपल रेशियो नहीं होता, उसने क्या बताया, एक सिंपल रेशियो था उसमें ऐड करते हैं, डाल्टन ने बता दिया। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बताया कि जो हम कम मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेट करते हैं जरूरी नहीं है कि वो सिंपल रेशियो में ही फॉर्मेशन हो, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये उसने एग्जाम्पल दिए कि ये क्या है, एक सिंपल फॉर्मेशन इनकी नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। डाल्टन ने बताया था कि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, एक एलिमेंट का बस यही होगा। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बताया था कि कोई भी हमारा अगर हम एटम लेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर मान लो क्या हो, क्या है, सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास उसका अलग अलग हो सकता है। अगर एटॉमिक मास अलग अलग है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, तो उन एलिमेंट्स को इन्होंने क्या बोला था, आइसोटोप्स का नाम दे दिया था कि उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे आइसोटोप्स। मान लो एटॉमिक नंबर उन जैसे एलिमेंट्स का ही है लेकिन मास नंबर उनसे अलग है, तो वो उस एलिमेंट के आइसोटोप हो जाएंगे। आइसोटोप हमारे होते क्या हैं, आइसोटोप दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन उनका मास क्या होता है, जो हमारे सिंपल एलिमेंट है उनसे डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, टोप का मतलब होता है नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13, C14। कार्बन 12 क्या होता है, एक नॉर्मल एलिमेंट है, C13 और C14 क्या है, इसके आइसोटोप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कि एटम ऑफ डिफरेंट, अब क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब उसने एक चीज और बताई, उसने क्या बताया कि दो एलिमेंट हैं, दोनों का एटॉमिक मास भी सेम हो सकता है। क्या बताया था उसने कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मान लियो हमने अलग अलग एलिमेंट ले लिए, उनका एटॉमिक मास सेम भी हो सकता है, उनको उसने क्या बोला था, आइसो बार बोला था। आइसो का मतलब क्या बताया था, सेम, बार मतलब मास, जिनका मास सेम हो। अब मास किनका, दो अलग अलग एलिमेंट का मास सेम हो सकता है, जैसे क्या है, कैल्शियम एंड आर्गन, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है 40 और आर्गन का क्या है 40, तो अलग अलग एलिमेंट है उनका मास क्या होता है, सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं।
एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये इसने बताया था। तो ये थी हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसने क्या किया था, उसके पोस्टुलेट के को दोबारा से फर्दर स्टडी किया था, और उसके पोस्टुलेट को जो नहीं बता पाई थी वो किसने बताया था, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बताया था हमारे। अब हमारा नेक्स्ट है एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास टॉपिक। एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है। सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एटम, कि मतलब कितने टाइम्स वो एटम उस एलिमेंट मतलब हैवियर है। जैसे कार्बन क्या है, कार्बन टेकन एज हम 12 टाइम्स कार्बन को ले सकते हैं, तो एलिमेंट कितना हैवियर है, कितने टाइम्स हम उसको ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। जो 1 एटॉमिक मास यूनिट था, 1 एटॉमिक मास AMU किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ मास नंबर ऑफ कार्बन 12 के इक्वल होता है 1 एटॉमिक मास। 1 AMU यूनिट किसके इक्वल होती है, 1 AMU यूनिट किसकी होती है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज आइसोटोप्स। बहुत सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनके आइसोटोप्स भी होते हैं, उनके आइसोटोप्स होंगे तो उनका क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सॉरी मास नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा एटॉमिक मास। तो विच हैव डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट, उनका अलग अलग मास नंबर होगा। अगर उनका क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, अलग अलग मास नंबर है, तो उन तीनों को मिला के हम उनका एक एवरेज निकाल देते हैं, जिसको हम नॉर्मली स्टडी करते हैं कि भाई ये इसका है। जैसे हमारे कार्बन थे C12 C13 C14, उसके बाद हमने इसका क्या एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल दिया, जिसको हम नॉर्मली लेते हैं कि जो हमारा कार्बन है उसका क्या एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। क्यों जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसके अंदर पढ़ा था, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई थी हमारी, उसमें कि जो अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स हैं, उनके भी अलग अलग मास नंबर होता है, उनका अलग अलग मास नंबर होता है। तो हम नॉर्मली स्टडी कौन से को करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल दिया उन आइसोटोप्स का, और उसको नॉर्मल बता दिया कि नॉर्मल हमारे उस एलिमेंट का मास नंबर कितना होगा, उसी को बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, इट मे बी डिफाइन, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। कोई भी जो एवरेज मास है किसी भी एटम का, कि कोई भी एलिमेंट का, एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन का था C12 वाले एटम से, उसको क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे, उसी को बोलते हैं एवरेज रिलेटिव मास। नेक्स्ट था मोलिक्यूलर मास क्या होता है। मोलिक्यूल का मास क्या होता है, हमारे अलग अलग एलिमेंट होते हैं, क्या है, जैसे हमारा H2O है, H2O का भी हाइड्रोजन का मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा। तो इसमें जितने जो भी एलिमेंट हमारे किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, उनका सम हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास बोलेंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन पे कितना होता है, 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, जैसे 16, तो इनका टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको क्या होगा, ये मोलिकुलर मास हो गया कि भाई एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हम हैं, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का सम है, उसको क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास बोलेंगे। और अगर उन एलिमेंट्स की, जैसे H2 है, H2 में 2 हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स हैं, तो एटॉमिक मास से जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे स्टडी करेंगे, तो मोलिकुलर मास को हम कैसे लिखेंगे, हमें लिखने की फॉर्म में लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, द मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। जो एटॉमिक मासेस किसी भी एलिमेंट के एक मोलिक्यूल के अंदर जितने प्रेजेंट होते हैं, उनका सम है, उसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बाय नंबर। इनकी मल्टीप्लाई से हमें ये मिलता है ऑफ इट्स एटम के, और इनको साथ में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास बोलेंगे। जैसे मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन का निकालना हो, मीथेन क्या होता है हमारा, CH4 होता है। अब हमारा कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है, 12.011, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। हाइड्रोजन कितने हमारे 4, तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, तो 16.043 इसका क्या हो गया,
मोलिकुलर मास हो गया। उसके बाद है फॉर्मूला मास। क्या होता है? जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो जैसे NaCl है, ये Na क्या है, इसके ऊपर एक एलिमेंट क्या होता है, एक एटम ज़्यादा है, Cl पे इसकी कमी है, तो ये अपने एटम को यहाँ दे देगा इसको स्टेबल करने के लिए। जो अपना एटम ट्रांसफर कर देता है उससे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। Ionic compounds such as NaCl, KNO3, N2CO3 etc. do not consist of molecules. ये molecule को consist नहीं करते, that is single entities होती हैं, but exist as ion. ये ion की तरह exist करते हैं, closely packed होते हैं। जैसे इनकी structure क्या होती है, 3 dimensional structure होती है। तो इनके मोलिकुलर फॉर्मूला मास होता है NaCl का, तो कैसे लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो टोटल इनका कितना हो गया? 58.5 U। तो ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला मास हो गया। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया है। सबसे पहले हमने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था कि हमारे टोटल 5 लॉ होते हैं। जो फर्स्ट 4 होते हैं वो मास के रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो फिफ्थ है हमारा वो किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट लॉ क्या था? कंजर्व ऑफ मास, की जो मास होता है हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज करता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो फिक्स रहता है। नेक्स्ट था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, मतलब जो भी रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बनेगा उनकी जो कंपोजिशन होगी एलिमेंट की वो हमेशा कांस्टेंट होगी, कि जो इस एलिमेंट को इसके साथ जोड़ेंगे तो इस एलिमेंट के इतने एटम आएंगे, ये इस एलिमेंट के इतने एटम आएंगे। जैसे एग्जांपल लिया था CO2, तो CO2 बनाने में C के हमारा एक एटम यूज हुआ था, ऑक्सीजन के 2 एटम यूज होंगे, तो उनकी कंपोजिशन क्या होती है? हमारी कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब अगर हम एलिमेंट को अलग अलग, जो हमारा जैसे कोई भी सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट को मगर रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो जिस रिएक्टेंट के हिसाब से उनकी प्रोपोर्शन अलग अलग होती है। ऐसे नहीं होती कि भाई ये जैसे NO ले लिया हमने, नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लिया तो इसकी NO ही बनेगा, लेकिन रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग इसकी क्या होती है? प्रोपोर्शन अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं सिंपल मल्टीपल रेशो। नेक्स्ट पढ़ा था हमने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल में क्या होता है? जैसे हमने ट्रायंगल ली थी, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, जब इनको कंबाइन कर रहे थे हम तो इनसे क्या हमारे अलग अलग एलिमेंट बन रहे थे, लेकिन उनकी जो रेशो थी, उनकी रेशो क्या बन रही थी? हमारी एक सिंपल रेशो बन रही थी। उसके बाद फिफ्थ हमने पढ़ा था गेल-लुसाक लॉ ऑफ ऑफ कम्बिनेशन। वॉल्यूम के साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो उनकी जो वॉल्यूम होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो क्या होती है? हमारी होल नंबर होती है। उसके बाद पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन था एक साइंटिस्ट, उसने 1808 में एक एटॉमिक एटम के ऊपर एक थ्योरी दी थी। क्या उसने कुछ पोस्टुलेट बताए थे कि जो एटम है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसकी साइज होती है कि एक एलिमेंट के अलग जो एटम लेंगे हम उनके क्या होती है? शेप साइज फिक्स होता है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के एटम लेंगे तो उनका शेप साइज अलग अलग होता है। उसके बाद उसने बताया था कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हमारा एटम है उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, ना उसको क्रिएट कर सकते, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। उसके बाद उसकी कुछ लिमिटेशन थी। उसने सिर्फ लॉ ऑफ मास के जो कंजर्व रहता है हमारा मास का जो लॉ था उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन गैसियस वाले वॉल्यूम के बारे में उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। ना उसने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जो अलग अलग एटम होते हैं वो जो हमारे एटम्स अलग अलग एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो डिफरेंट क्यों होते हैं, उनका जो डिफरेंट कैसे होते हैं, कैसे कंबाइन करेंगे एक साथ, वो एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दी थी। उसके बाद हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। उसमें क्या थी? उसकी लिमिटेशन को उसने ख़त्म किया था। उसकी लिमिटेशन को उन्होंने कि भाई ये इसके बारे में स्टडी नहीं करती, तो वो किसने स्टडी की थी? वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने स्टडी की थी। उन्होंने क्या बताया था कि जो एटम है उसको हम तोड़ भी सकते हैं, एटम को अलग अलग पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और क्या था? जो हमारा एक एलिमेंट है उसके मास भी क्या होते हैं? अलग अलग हो सकते हैं, उसको उसने आइसोटोप्स बोला था। उसके बाद उसने नेक्स्ट क्या बताया था कि जो अलग अलग एलिमेंट है उनका मास सेम हो सकता है, उसको हमने आइसोबार बोला था। उसके बाद नेक्स्ट एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बताया था। एटॉमिक मास होता है कोई भी जो एटम है हमारा उसके ऊपर कितने बार उसको एटॉमिक मास को होता है किसी भी एलिमेंट्स का कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स है वो उस एलिमेंट से हैवियर एलिमेंट है। किसको क्या लिया था? कार्बन टेकन एज 12, जैसे हम कार्बन को कितने लेते हैं? 12 लेते हैं। इसको आल्सो क्या बोलते हैं? हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। एवरेज एटॉमिक मास क्यों लिया था? क्योंकि जो आइसोटोप्स थे अलग अलग आइसोटोप्स थे उनका अलग अलग एटॉमिक मास था, तो उनको एवरेज से
एक एटॉमिक मास हमने फिक्स कर लिया था कि भी इस एटम का एटॉमिक मास ये है, तो उसको बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट था मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या था, कोई भी जो हमारा कंपाउंड था इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट थे, उन एलिमेंट को कंबाइन करके जो मास बनता है उन एलिमेंट्स का सम, मास का सम, उसको हमने क्या बोला था, मोलिकुलर मास बोला था। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा फॉर्मूला मास। क्या था, जो नॉर्मल हमारे आयनिक कंपाउंड्स थे उनको क्या था, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या था, सिंगल एंटिटीज क्लोजली पैक्ड होते हैं आयनिक कंपाउंड, उनको क्या थे, डू नॉट कंसिस्ट एज मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, वो आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कौन से होते थे, जो अपना एटम दूसरे को ट्रांसफर करके क्लोजली पैक्ड हो जाते थे, क्योंकि उसके पास एलिमेंट ज़्यादा होते थे, दूसरे के पास कमी होती थी, तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर कर देते थे, उसको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड। ये क्लोजली पैक्ड होते हैं जो कंपाउंड्स हैं हमारे। तो क्या होता था इसके अंदर, एग्जाम्पल लिया था हमने NaCl का, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का एटॉमिक मास को कंबाइन कर दिया था, तो इसको क्या बोला था, फॉर्मूला मास बोला था। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट वाले 3 टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।